हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे डिफरेंट चैप्टर्स के। आज जो चैप्टर यहाँ पर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और मैंने आपको बताया था हर एक चैप्टर के हम लोग 3 सेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो केमिकल काइनेटिक का सेक्शन ए का क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक एक करके यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन ए के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है, आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया, उसके एक्सपेरिमेंटल कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है और आपसे बताया गया कि यहाँ पर जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं A2V2, ठीक है, जब इनके रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखा गया है कुछ ऐसे लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के A2 की पावर A और B2 की पावर B है। फिर यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, यहाँ पर इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। पहले ए की कंसंट्रेशन ये, बी की ये, तब रेट ऐसा आया। फिर बाद में अगले एक्सपेरिमेंट में इनकी कंसंट्रेशन इतनी, यहाँ पर ये, फिर ये रेट आया। फिर ऐसे कंसंट्रेशन को बदल करके यहाँ पर रेट को लिखा गया। और आपसे यहाँ पर पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A2 एंड B2 रेस्पेक्टिवली। तो जो यहाँ पर ए और बी पावर बनी है, तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि ए की क्या पावर होनी चाहिए, बी की क्या पावर होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, आखिर इन दोनों रिएक्टेंट में से किसकी कंसंट्रेशन का कितना फर्क रेट पे पड़ रहा है, उसको हम अगर दोनों की कंसंट्रेशन में चेंजेस करते हैं तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि दिए गए सारे एक्सपेरिमेंट्स में से किन्हीं ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करना है, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से किसी एक की कंसंट्रेशन रुक जाए और किसी की दूसरे की कंसंट्रेशन में उसी एक्सपेरिमेंट में जाए तो वहां पर चेंज हो, और उसकी वजह से रेट को देखना है। क्योंकि जिसकी कंसंट्रेशन, जो है ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट हमने सेलेक्ट किए हैं जिसमें किसी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मतलब सेम देखने को मिलती है, तो इसका मतलब अब उसका रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जिसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा उसी की वजह से जो भी रेट आएगा उन्हीं की वजह से आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह दूं हमें A2 को रोकना है इसकी कंसंट्रेशन को, तो हम कौन सा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे? 1 एंड 2, ये पहला और ये तीसरा वाला। अब 1 और 2 में ही जाकर सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब B के लिए जब 1 से 2 में जाते हैं, क्या ये भी कांस्टेंट है? नहीं, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, C का मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर 0.2 से 0.4 मतलब ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अब हम रेट को देखते हैं उसी सेम एक्सपेरिमेंट में जाकर के 1 से 3 में जाकर के 0.04 से 0.08 का मतलब 4 × 2 8 आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर मैंने इनकी कंसंट्रेशन को सेम करते, इसका मतलब अब जो भी रेट नोटिस किया जा रहा है, रेट में जो भी चेंजेस आया होगा, इसमें इनका कोई भी योगदान नहीं है। अब जो कुछ भी है वो केवल B2 की वजह से है, और B2 की वजह से हमने यहाँ पर ये देखा कि इसको 2 टाइम्स किया, रेट एग्जैक्टली 2 टाइम्स आया। जितना गुना इसको बढ़ाया उतना गुना यहाँ पर बढ़ाया। इसका मतलब यहाँ पर आप बताओगे B की कितनी पावर? 1 पावर आएगी, क्योंकि अगर जो जितना चेंजेस कंसर्न यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन किया वही रेट में हुआ तो 1 पावर। अगर इसको डबल किया होता, ये 4 टाइम्स होता तो क्या हो जाता है? 2 की कितनी पावर 4 होगी? 2। अगर इसको 2 टाइम्स करते और ये 8 टाइम हुआ होता तो 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 जब 3 टाइम्स करेंगे तब 8 आता है। तो लेकिन यहाँ पर जितना चेंज किया एग्जैक्टली चेंज वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो बताए 1 पावर आ जाता है। तो हमें B1 B2 की क्या पावर होगी ये पता चल गया। अब A2 की क्या पावर होगी उसको कैसे पता करेंगे? तो अब हमें किसको रोकना पड़ेगा? एक बार A को तो बिठा दिए, रोक दिया, अब हमें इसको रोकना है B2 को, और इसको रोकने के लिए हमें 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पर कंसंट्रेशन सेम हो। हम कहेंगे सेकंड और थर्ड। अब इसको भी देखना है तो इसको भी सेम एक्सपेरिमेंट में जाकर के देखेंगे, किसमें? सेकंड और थर्ड। तो अब आप देखें ये तो कांस्टेंट हुआ, और सेकंड और थर्ड में 0.1 से 0.2 मतलब ये 2 टाइम्स बढ़ा। अब रेट को भी सेकंड और थर्ड में ही जाकर के ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए 0.04 से 0.08, तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो इसको 2 टाइम्स किया, रेट तब भी 2 टाइम्स। अगर मैंने इनको कांस्टेंट कर दिया दूसरे तीसरे में जाकर के, अब इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब जो भी रेट में आएगा चेंज इनकी वजह से आएगा। इसको दुगना किया, रेट भी दुगना हो गया। इसका मतलब कि सेम चेंजेस आ रहे हैं, जितना गुना कंसंट्रेशन में बदलाव किया उतने ही सेम रेट में, तो 1 पावर आएगा। तो इससे हमें समझ में आया कि A की पावर हो जाएगी 1 और B की पावर भी 1 हो जाएगी। तो आप बताएंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर आपको बताया गया फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि ज़्यादातर आपसे जो न्यूमेरिकल्स पूछेगा 0 और फर्स्ट पे पूछता है, और उसमें भी मैक्सिमम ज़्यादातर फर्स्ट को ज़्यादा टारगेट करता है। लेकिन अगर 0 आए तो इसको ध्यान देना। एक 0 ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पर A B + C का फॉर्मेशन कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A
ए का जो शुरू में कंसंट्रेशन है 0.1 है। कह रहे कि अगर इफ ए बराबर 0.08 आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है, कितनी 0.08, शुरू में तो 0.1 था लेकिन 10 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है, तो देन द हाफ लाइफ एंड कंप्लीट टाइम आर रिस्पेक्टिवली। तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी और कंप्लीट टाइम क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आप बताओगे सर ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हाफ लाइफ। आपको पता है 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू के। ये किसका है, हाफ लाइफ। और 100% T 100% कंप्लीशन के लिए आपको पता है क्या हो जाता है, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो आएगा आर नॉट अपॉन के, मतलब 100% का। तो हाफ लाइफ में जितना टाइम लगेगा उसका जस्ट डबल टाइम किसमें लग जाता है, 100% कंप्लीशन में। ये केवल 0 ऑर्डर में होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, पता है, इनफिनाइट टाइम लगता है। लेकिन ये फर्स्ट ये 0 है, तो 0 के लिए आपको यहाँ पर 100% के लिए भी फाइनाइट टाइम लगेगा, इनफिनाइट नहीं, फाइनाइट फिक्स टाइम लगेगा, और हाफ लाइफ में भी लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैटर फंस रहा है कहाँ पर, के पे, है कि नहीं। अगर के पता चल जाता तो हम चीज़ों को बता लेते हैं। तो हमारे पास अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, के को निकालना पड़ेगा। और हमारे पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पर डायरेक्टली है तो डेरिवेशन से चलते हैं, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी। याद है आर नॉट क्या है, एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन, और आर नॉट क्या, इनिशियल, के रेट कांस्टेंट टी टाइम है। अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर के की वैल्यू को निकाले तो मैंने आपको बताया था हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ऐसा कुछ हो जाता है। अब के की वैल्यू जब निकालेंगे, आर नॉट की वैल्यू यहाँ पर आपको बताया गया 0.1 है। उसके बाद अगर हम देखें आर की वैल्यू 10वें मिनट में, 10 मिनट में कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू घट करके आप बताओगे 0.08, ठीक है, इतना हो जाता है। फिर उसके बाद हमसे पूछा जा रहा, और इसके बाद टाइम आपको दिया 10 मिनट, देख रहे, इतना हो जाता है। और जब आपको बताया अगर 0.1 से अगर हम कितना घटा देते हैं 0.08, आप देख रहे हैं 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 0, इतना, तो कितना बचेगा 0.08, तो आपका आ जाएगा 0.02 अपॉन 10, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं 0.002। ये कौन है, आप बताएंगे ये हमारे के की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें टी हाफ का फॉर्मूला निकालना था, टी हाफ की वैल्यू। टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 0.002। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये। अब अगर हम देखें यहाँ पर, आप ऐसे देखो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर 1, तो आप बताओगे यहाँ पर 2 0 और बढ़ा दिया, तो अब आपका यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, तो आपका आएगा 100 और बाई 4, तब बताओगे 25, इतना मिनट आ जाएगा आपका टी हाफ में। तो टी 100% में कितना बताओ, आप बताओगे भाई उसका दुगना हो जाएगा, 2 इंटू 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, तो फॉर्मूले एक ही दो फॉर्मूले वहाँ पर है, एट टाइम टी पर कितनी कंसंट्रेशन है, एक ये वाला फॉर्मूला, इसी से आप डिराइव कर सकते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला, मतलब ये मेन फॉर्मूला है किसका, यहाँ पर आप बताओगे 0 ऑर्डर के लिए। तो इसी पे ही अगर न्यूमेरिकल्स पूछता है तो घुमा फिरा के पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको बताया गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 75% completed in 100 minutes. How long it will take for 87.5%? 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखो ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर पे ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो इसको करने का तरीका आपके पास यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले 75% और टाइम दिया, इससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। है तो वही रिएक्शन, रेट कांस्टेंट तो फिक्स ही होगा। फिर अब क्या कर जाते हैं, अगले में के की वैल्यू रख करके वहाँ पर टाइम निकाल लेंगे, बस ये हमें करना है। तो बताओगे के बराबर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी लॉग, आप बताएंगे यहाँ पर आर नॉट अपॉन आर,
याद रखना आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और आर एट टाइम टी पर बची हुई मात्रा है, इस बात का जरूर ध्यान देना। अब इसको अगर रखें यहां पर टी की वैल्यू कितनी है 100, और उसके बाद लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको जब परसेंटेज की बात हो इतना परसेंट टूटा है तो इनिशियल को हमेशा 100 मान लेना। अच्छा कितना बचा रह जाएगा 75%, अगर कोई 100 था 75 टूट गया, बचेगा कितना 25। आप 100 माइनस 75 करके 25 लिख सकते हैं, या फिर आर के जहाँ पर आप डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं। और आप बताइए 25 चौका 100 4 आ जाता है। ठीक है, तो के की वैल्यू आपको पता चल जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू लॉग 4 की वैल्यू लगभग 0.60 के आसपास आता है। ये के की वैल्यू आ गई। अब हमसे कह रहे हैं कि 87.5% टूटने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे 2.303 अपान के लॉग, और यहाँ पर आपको वही फिर से आर नॉट अपान आर। ठीक है, अब यहाँ पर के की वैल्यू ये वाला रख देते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब बताएंगे 2.303 और के की वैल्यू जो यहाँ पर लाया है उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, आगे सॉल्व करेंगे, यहीं पर रख देते हैं 2.303 इंटू 0.60, उसके बाद 100 ऊपर चला जाएगा ना। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को हम रखें, इनिशियल में फिर से परसेंटेज की बात करें 100, और आपको तो जो 100 माइनस 87.5 करेंगे, 100 माइनस 87.5 करेंगे, आपका 12.5 बचेगा। ये बची हुई मात्रा हर बार ध्यान देना। आप यहाँ पर 100 माइनस इतना करके तब ये लिखो या फिर डायरेक्टली लिखो, और जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100 और यहाँ पर बचेगा 0.60। और आपको बताए log 8 की वैल्यू 0.90 आता है। जब आप इसको देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 300 बटे 2, आपका आ जाएगा 150। इतना मिनट यहाँ पर आ जाता है, 150 मिनट्स आ जाता है। आज समझ में? तो ऐसे इसको हम वहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ट्रिक भी रहता है। अगर आप इतना कैलकुलेशन में, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है पढ़ाते समय, आपको बताया देगा T75% बराबर आ जाता है यहाँ पर 2 इंटू T50%। आ समझ में? फिर आपको बताया T87.5 बराबर 3 इंटू 50 ऐसे। अच्छा, अगर हमको क्या पता चल जाए 87.5 का था, अगर हमें T50 पता चल जाता वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, T50% कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको पता है T50% निकालना है, 70% की आपकी वैल्यू दिया है, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना दिया था 100 बाई अगर 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 50, मतलब हाफ लाइफ 50 आ गई। तो आप बताओगे 87.5 के लिए क्या करेंगे 3 इंटू 50। देखो यहाँ पर इसको रख देते हैं, आ जाएगा कितना 150। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि 75, 87.5, 90%, 99%, 99.9% के लिए मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक बताया था। तो उससे अगर आप देखेंगे तो जल्दी से हो सकता है, नहीं तो आपके पास पूरा ही कैलकुलेशन है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसके लिए क्या सही होगा एंडोथर्मिक। देखो यहाँ पर कह रहे एक्टिवेशन एनर्जी एंथैल्पी चेंज से ज़्यादा होगा, ये एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम, दोनों बराबर होंगे। कह रहे कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा उसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। आपको पता है एंडोथर्मिक का जो ग्राफ आता था, और यहाँ पर कोर्स ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है, तो मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक ग्राफ की ये खास बात है, रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे होती थी और प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर होती थी, और इनके बीच का जो गैप होता था उसको हम कहते थे डेल्टा एच। और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता था, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ से पूरा नीचे तक का जो गैप होता था उसको कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ये एंडोथर्मिक का है। और याद रखना हमारा इनका फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और इनके बीच में रिलेशन, ये जो यहाँ पर ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, बैकवर्ड का, ठीक है, बैकवर्ड का। तो हम फॉरवर्ड, अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया बैकवर्ड फॉरवर्ड, हमेशा जो लिखा गया एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड का है। तो आपको पता है कि ये कुछ भी होगा, अगर एंडोथर्मिक है तो ये ई की वैल्यू जो भी होगी, क्योंकि डेल्टा एच केवल इतना है और ई की वैल्यू इसके ऊपर ही जाके बनेगी, चाहे ग्राफ आप चाहे जैसा भी बनाएंगे। जैसे अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना दो तब भी, या फिर आप ऐसे बना दो तब भी, आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी है
वो डेल्टा एच से ऑलवेज ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इसीलिए याद रखना है यहाँ पर अगर कुछ सही है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर का, ये देखो यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, अब कौन सा स्टेटमेंट वहां पर सही हो सकता है। देखो अब इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो अगर एक बार फिर से ये एनर्जी का है, ये कोर्स ऑफ रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ग्राफ की आपको खास बात पता है ऐसे, और यहाँ पर ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये डेल्टा एच है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ऐसे अगर एक ग्राफ और मैं बना दूं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐसे खींच दूं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये डेल्टा एच, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो एक्टिवेशन एनर्जी। एक लास्ट और ग्राफ खींचता हूँ, और अगर यहाँ पर देखें ये डेल्टा एच है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा वो एक्टिवेशन एनर्जी। देखो सब के सब एक्सोथर्मिक ग्राफ है, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे, रिएक्टेंट के ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, जो मैंने ग्राफ यहाँ पर बनाया है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, डेल्टा एच से। और यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं लगभग बराबर के आसपास का मिल रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के। और यहाँ पर अगर देखें ऐसे डेल्टा एच ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो इसका मतलब आपको पता है अगर एक्सोथर्मिक ग्राफ है तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, यहाँ तक इक्वल हो सकता है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, एनी वन ऑफ द अबव। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में केवल एक ही पॉसिबिलिटीज ऑलवेज होती थी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी डेल्टा एच से। ये आप ग्राफ देखेंगे तो आप वहां पर उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको यहाँ पर बताया गया, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन A प्लस बी बना रहा है C+D प्लस 38 किलो कैलोरी, और डेल्टा, और यहाँ पर आपको बताया गया ये एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो यहाँ पर ये रिएक्शन में Q की वैल्यू है, जो भी हीट रिएक्टिव प्रोडक्ट साइड बराबर करने के लिए इसमें इतना जोड़ा गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। व्हाट वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी, देख रहे रिएक्शन को पलट दिया, मतलब आपको ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, फॉरवर्ड का कितना दिया है 20 किलो कैलोरी, बैकवर्ड का पूछा जा रहा है। ठीक है, डेल्टा एच आपको दिया, देखना याद रखना यहाँ पर ऑलवेज इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर इस रिएक्शन में 38 किलो कैलोरी ऐड किया गया है। याद रखना जब हम डेल्टा एच लिखेंगे ना, तो जितनी कैलोरी को यहाँ पर ऐड किया गया उतनी ही सेम वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा एच की, लेकिन वो साइन बदल जाएगा, 38 किलो कैलोरी। ये बात जरूर ध्यान देना, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। अगर यहाँ पर इसी रिएक्शन में -38 किलो कैलोरी लिखा होता, तो जब डेल्टा एच उसका लिखते हैं एंथैल्पी चेंज, तब वहां पर प्लस हो जाता है। याद रखना ये केवल हीट को बता रहा है, यहाँ पर हीट को, और ये एंथैल्पी चेंज को बता रहा है। वैल्यू सेम आती है, बस साइन बदल जाएगा। अगर प्रोडक्ट साइड उन्होंने कुछ हीट को, इसका मतलब कुछ हीट को जोड़ा है प्रोडक्ट साइड, जिससे कि रिएक्टेंट साइड वाले हीट से बराबर हो जाए, तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट साइड हीट आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है, और मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जितनी भी हीट यहाँ पर जोड़ करके हिसाब बराबर किया गया प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि इतना नहीं जोड़ा जाता, प्रोडक्ट की हीट कम आती, इतना जोड़ करके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड हीट को भी बैलेंस करते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ हीट को जोड़ा घटाया गया, मतलब चाहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हीट बराबर हो जाए। और अगर हीट जोड़ा गया है प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट कम रही होगी, तो उसको जोड़ करके उठाया गया। जब कम रही होगी, और कौन सी रिएक्शंस में प्रोडक्ट की हीट कम होती है आपको पता है, एक्सोथर्मिक में। तो ये ऐसा याद रखना, अगर जोड़ा गया है तो माइनस साइन, अगर घटाया गया है तो प्लस साइन, जब डेल्टा एच लिखेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 38, और फॉरवर्ड का आपको बताया गया 20 माइनस बैकवर्ड का पूछा जा रहा है, इसको इधर लाएंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये -38 इधर है, उधर चले जाएंगे तो +38 हो जाएंगे, और आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 58। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो मेन की पॉइंट पे फोकस करना था, ये वाला पॉइंट।
चलो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शंस, नहीं। फिर कह रहा था एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने अब जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो, नहीं, इवॉल्व नहीं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। एनर्जी नीडेड फॉर द वन मॉलिक्यूल, आप बताओगे ये हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट को पोटेंशियल बैरियर मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को जितनी और एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ता है अपनी एनर्जी के अलावा, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें सबसे बेस्ट हो जाएगा कौन सा आपका, आप बताओगे थर्ड वाला ऑप्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द रिएक्शंस। पोटेंशियल बैरियर मतलब थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जितनी और एनर्जी की कम से कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए, उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलो देखते हैं यहां पर क्या बताया गया है। द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल, वो दुगना हो जाता है किसका, द रेट कांस्टेंट ऑफ द K2 ऑफ अनदर रिएक्शन। इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं K1 बराबर 2 इंटू K2, ये बता रहा है K1 K2 का दुगना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द करेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ टू रिएक्शंस एट अ सेम टेम्परेचर, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर E1 है, इनका E2 है, तो इनके बीच में आपको रिलेशन बताना। पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, अगर किसी के K की वैल्यू ज़्यादा है, याद रखना उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा समझ में। और अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब पता है क्यों ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रही होगी, कम। भाई अगर कोई जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाता चला जा रहा है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम रही होगी, जल्दी से वहाँ पर गेन कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना। अब अगर हम देखें K1 इज ग्रेटर देन K2, तो किसके K की वैल्यू ज़्यादा है, K1 का। अगर K1 का वहाँ पर, ठीक है, अगर K1 का रेट कांस्टेंट ज़्यादा है, रेट कांस्टेंट ज़्यादा, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी तो E1 थी, इसकी E2 थी, और इसका कम है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए K2 तो कम है भाई, अगर ये 2 टाइम्स K2 का है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, K2 बराबर K1 अपॉन हाफ, इसका आधा गुना रेट से वो चल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये एक छोटी वैल्यू है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहा होगा, और ये K1 बड़ा है तो इसका मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम रही होगी। इस कॉन्सेप्ट इसको करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विच इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट को देखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। कहा गया रिएक्शन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, किस टेम्परेचर पे रेट को आप मेजर करें, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस में। आपको बताएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ तक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि अगर हम 10 डिग्री से राइज करते हैं टेम्परेचर को, तो रेट हमारा 2 से 3 गुना के रेंज में इंक्रीज करता है, तो इनका इफेक्ट है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब होता है हाँ इनके ऊपर ही पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। वैसे रेट जो जाता है कंसंट्रेशन की n पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मेनली अगर ऐसा बोला जाए कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। एक जीरो ऑर्डर स्पेसिफिक अगर रिएक्शंस होगी तब भले नहीं पड़ेगा, इसके अलावा सब पे पड़ता है। बताइए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अभी आपको मैंने बताया अगर हमारे पास डिफरेंट रेट कांस्टेंट वाली रिएक्शंस हैं तो जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, जिसका रेट कांस्टेंट कम उसका रेट ऑफ रिएक्शंस कम। और सबसे लास्ट में आता है ऑल ऑफ दिस, हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन लगाओ, सब पे डिपेंड करेगा। चलो अगला इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल, आपको बताया गया सेलेक्ट द रेट लॉ दैट करेस्पॉन्ड टू द डाटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस B, C बना देता है। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने एक बार फिर से वही कहा कि हमें एक बार A को रोक करके B की कंसंट्रेशन में चेंजेस देखना है, फिर रेट को देखना है, फिर वही सेम चीज B को रोक करके A की कंसंट्रेशन में चेंज से फिर रेट को देखना है। चलो अगर हम किसको रोकते हैं, A को रोकते हैं, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट ले लें यहाँ पर, चलो 1 और 4 ले लिया, 0.012 0.012 कितना गुना हो गया, अब बताओ ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको किस में जाके देखेंगे, उसी सेम एक्सपेरिमेंट में 1 से 4, अब देख रहे हैं 0.035 से 0.07, मतलब 35 से 70, मतलब बताओगे 2 टाइम्स। अब रेट को देखो 0.1 से 0.8, मतलब कितना हो जाता है 8 गुना हो गया। अब खुद सोचो
इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनको रोक दिया गया है। इनकी कंसंट्रेशन में डबल किया और डबल होते ही रेट को ये 8 गुना बढ़ा दिया। अगर कोई डबल होकर के किसी को 8 गुना बढ़ा दिया, इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 2 की कितनी पावर आएगी, लगाएंगे कि 8 आ जाए, 2 की पावर 3 करने पे ही तो 8 आएगा, 2 2 4 2 8। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आया, बी की 3 कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ 2 रखोगे तो 8 गुना बढ़ा देगा, अगर 3 रखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 लेके चल रहा है। चलो इनका काम खत्म, बी का बिहेवियर देख चुके हैं। अब आते हैं ए के बारे में देखना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है जिससे हमारा क्या रुक जाए, यहाँ पर बी रुक जाए। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मान लेते हैं 1 और 3 को मैंने सेलेक्ट किया, 1 और 3 को 0.035 ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब 1 से 3 में इनको देखते हैं, देखिए 0.012 से 0.024, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम। ये कांस्टेंट किया 2 टाइम्स। अब इसका रेट कितना गुना हो जाएगा, 0.1 से 0.2 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। इनको दुगना किया, रेट बढ़ा है लेकिन कितना, दुगने हुआ है, इनकी वजह से। अब इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया जिसमें वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इनको दुगना किया, रेट सेम उतना ही टाइम्स बढ़ा, मतलब कितना, पावर 1। 4 गुना बढ़ा होता तो 2 पावर होता। अगर इनको डबल करने पे 8 गुना बढ़ा तो 3 पावर होता, जैसे कि यहाँ पर हुआ। अब हमने डिसाइड कर लिया ए की पावर 1 होगी और बी की पावर 3 होगी, तो इस हिसाब से आपका कौन सा रेट, यहाँ पर थर्ड वाला रेट आपका सही हो जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 3। चलो यहाँ पर बात करते हैं प्लॉट ए लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, दिस इंडिकेट द रिएक्शन। और ये आपको बताया, ये मैंने आपको पढ़ाते समय वहाँ पर कराया था कि अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, के बराबर 2.303/t लॉग, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को ए मान लिया, एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स मान लिया, ठीक है ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर इसके साथ अगर देखें, इधर टी को इधर भेज दिया तो के इंटू टी अपान 2.303, और इधर क्या बचेगा, लॉग, इधर ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। देखो इसको इधर भेज देते हैं, माइनस लॉग, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस ए माइनस लॉग एक्स इधर। अब बताएंगे लॉग ए को इधर रहने देते हैं, इनको उधर भेज देते हैं, ये प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पर माइनस के टी अपान 2.303, देख रही है। और अगर इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से एडजस्ट कर लें, इनको पहले इनको बाद में, उससे तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, 2.303 उसके बाद प्लस लॉग, देख रहे हैं यहाँ पर y बराबर क्या आएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी। हम t और log a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ये फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। वहीं पर आपको मिल रहा है, और फिर नेगेटिव स्लोप मिल रहा था। मैंने कहा था अगर इनका ग्राफ खींचते हम लोग तो ऐसे ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप मिलेगा। वाई एक्सिस पे हम ये रखेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टी रखते हैं। तो इस हिसाब से आप बताओ कि ये जो ग्राफ की बात कर रहे हो कोई और नहीं, कौन होगा वहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में। ये सब पढ़ाते हुए आपको सब कुछ बताया गया। चलो अगला क्वेश्चन आपको कहते हैं यहाँ पर 12 नंबर का, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज इतना, एट अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतना है, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। देखो आपको क्या दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू आपको बताया गया 4 × 10⁻³ पहली बार, और बताया गया कंसंट्रेशन इतना, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जिसको हम यहाँ पर R0 कह सकते हैं, वो आपको बताया गया 0.02 मोलर है। पूछा गया रेट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम रेट लिखते हैं, फॉर्मूला बता गया, रेट बराबर रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1, देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पर 4 × 10⁻³ इंटू, ठीक है, ये रेट हो गया, और कंसंट्रेशन यहाँ पर आपका मिल जाता है 0.02, देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 10⁻², यहाँ से और -3 यहाँ पर। अब बताओगे 8 × 10⁻⁻5, 8 × 10⁻⁻5 आ जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज फ्रॉम 0.1 to 0.025 in 20 मिनट। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट वहां पर क्या हो जाएगा। चलिए आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला रेट कांस्टेंट का 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके एनसीईआरटी में यही सही फॉर्मूला लिखता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी पर बची हुई मात्रा है, के ही तो पूछा गया था। चलो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू 2.303 अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी है 20। उसके बाद लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1। और याद रखना ये आपको क्या, ये डायरेक्ट अब कितना हो जाता है, डायरेक्ट आर की वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 में से इतना घटाएंगे तब नहीं, आपका ये 0.25 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ाया तो 25 चौका 100 4 आ जाएगा। तो के बराबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 20, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.60 आ जाती है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर 20 का 60 हो जाएगा, तो आप बताओगे 0.03 इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो अब बताओगे यहाँ पर 3 3 जा 9 आ जाएगा, 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 ना, इतना। और हमें अब देखना 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 बनाना है एक और, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा हमारा यहाँ पर 0.039 समथिंग, वो भी उसी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपको इतना मिलेगा। 0.069 के आसपास का आंसर आएगा, तो आपका डी वाला आ जाता है यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में बताया गया हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है एट 30 डिग्री सी, स्टार्टिंग विद 10 ग्राम, 10 ग्राम से इसकी शुरुआत करते हैं इनिशियल में N2O5। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 96 आवर्स। देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी अमाउंट्स, बचा हुआ अमाउंट्स पूछा जाए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया था, NAT बराबर N0 1/2 की पावर n है, समझ में। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। NAT बताया गया एट टाइम टी पर रिएक्टेंट की बची हुई अमाउंट्स है, N0 इनिशियल में जितना अमाउंट लेकर के चले हैं वो, और 1/2 तो चलो ठीक है वैल्यू, और n यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ को निकालने का तरीका हो जाता है कंप्लीट टाइम अपॉन टी हाफ। कंप्लीट टाइम मतलब क्वेश्चन में जिस टाइम पे आपको बची हुई अमाउंट पूछा गया वो टाइम ये है, और टी हाफ तो हमें पता है। इस क्वेश्चन में टी हाफ 25 है और कैपिटल टी कितना 96। जब n की वैल्यू निकालेंगे जिसको कहते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो बताओगे 96 अपॉन क्या हो जाएगा 24, और सॉल्व करते हैं 4 चौक 16, बताओगे यहाँ पर 4। तो कहने का मतलब 24 घंटा उसका हाफ लाइफ है, और 96 घंटे बाद उसका कितना अमाउंट बचा रह जाएगा, मतलब तब तक कितने हाफ लाइफ गुजर जाएंगे, 4 हाफ लाइफ गुजर जाएगा। तो अब इसके रिमेनिंग अमाउंट्स को देखेंगे NAT, तो हम N0, और N0 की वैल्यू इनिशियल में कितना है 10 ग्राम, उसके बाद 1/2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर 10 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इतना 10/16 है तो एक से तो कम ही आएगा। तो और इसको जब सॉल्व करते हैं आपका 0.62 समथिंग करके आता है, 6.63 ग्राम के आसपास का टिक कर देता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रिएक्शन L से M। ठीक है, एक रिएक्शन है L से M जा रहा है, इस स्टार्टेड विद 10 ग्राम ऑफ अ लीटर आफ्टर 30 and 90 मिनट्स, 5 ग्राम एंड 1.2 लीटर आर लेफ्ट रेस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो यहाँ पर हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, आपको बताया यहाँ पर आपको बताया गया स्टार्टेड विद 10 ग्राम, आफ्टर 30 मिनट बाद वो 5 ग्राम बच जाता है और 90 मिनट बाद 1.2 हो जाता है। तो क्या होगा आपको मैं बताऊँ, अगर 10 ग्राम है, 10 का आधा का मतलब कितना 5 ग्राम, कितने टाइम में हो रहा है 30 मिनट में। इसका मतलब आपको पता है इसकी हाफ लाइफ हमें पता चल गया कितना
10 से 5 होने का मतलब आधा टूट गया और उसका टाइम लग रहा है 30 मिनट, और आपको पता है इसका मतलब टाइम यहाँ पर 30 मिनट है। कोई बात नहीं, हाफ लाइफ हमें पता चला। अच्छा बताओ, 5 से अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की खास बात है, हर एक हाफ लाइफ में सेम टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी कितना टाइम लगेगा आप बताओगे, 30 मिनट लगेगा। फिर नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर 2.5 का आधा करेंगे 1.25 आ जाता है, और इसमें भी अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 30 मिनट लगेगा, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें टोटल यहाँ से 10 ग्राम से 1.25 जाने में टोटल कितना समय, 30 और 30 और 30, 90 लग रहा है, टोटल टाइम 90। और हमने देखा कि 90 मिनट्स में वो क्या कर जाता है, 1.2 ग्राम रह जाता है। इसका मतलब ये तो पूरा रोल कौन सा प्ले कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि हर एक हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, आपको सेम टाइम वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। अगर वो 0 होता तो आपको पता क्या हो जाता है, यहां से यहां पर अगर 30 ले रहा है तो 5 से इसमें लेने पर अब 15 लेगा, ऐसा समझ में, क्योंकि हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब 10 ग्राम था तो 30 लिया, अब वो 5 ग्राम हो गया तो अगली हाफ लाइफ करेगा तो कम ले लेगा, आधा, तो यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर जाते हैं तो 15 का भी आधा ले लेता, 7.5, फिर ऐसे घटता चला जाता। तो वो वहां पर था। तो अब बताओ कि सब कुछ हिसाब बैठ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, किसको टिक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन, इन अ सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन ए से बी तक जाने में K1 रेट कांस्टेंट, बी से सी में K2, फिर सी से डी में K3 लग रहा है। तो पूछा जा रहा है K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1, तो K3 सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद K2, फिर K1 है सबसे बड़ा, K2 K3 K1 है, K3 सबसे बड़ा और K1 सबसे छोटा। देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज। अब सवाल आता है इसको देख करके कैसे बताएंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पर K की वैल्यू ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर कहीं पर K की वैल्यू कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्लो, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, फास्ट। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इस हिसाब से सबसे छोटा रेट कांस्टेंट किसका है, K1, K1 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इसका रेट भी सबसे कम होगा, और जिसका रेट कम होता कहते हैं वो क्या है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब स्लो स्टेप का है, और स्लो स्टेप को ही क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और K1 कब बोला गया था, जब A से B में जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे, A से B। A से B जाने पर सबसे कम वहां पर K1 की वैल्यू देखने को मिल रही है, और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग होगा। आया समझ में कैसे देखा गया यहाँ पर, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिख देता है ये फास्ट है ये स्लो है, वैसा तो हर स्लो वाले को तो बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा खुद का दिमाग लगाओ। तो खुद का दिमाग का कॉन्सेप्ट ये था। चलिए यहां पर आगे देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विच इज 30% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स हैज अ हाफ लाइफ पीरियड। तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, अगर हम यहां पर आते हैं देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30% कंप्लीट होता है 30 मिनट में। तो आपको पता है हाफ लाइफ के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन उसके लिए K चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर K बराबर हम लोग देखें 2.303, और टाइम में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आपको पता है 30 लॉग। परसेंटेज की बात आएगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानोगे, 100, और एट टाइम टेम्पर वह आपको पता है कितना हो जाएगा, कितना बचा रह जाएगा। 100 में से हम क्या करते हैं 70 घटा देंगे और 30 घटा देंगे, 30% डिसोसिएट कर रहे ना, 100 माइनस 30 कर देते हैं, कितना आएगा 70। तो बचा हुआ यहाँ पर 70, तो 0 से 0 कैंसिल करो, और K बराबर अगर हम यहाँ पर आते हैं 2.303 अपान 30, और इसको सॉल्व करेंगे कैसे बताओ, आप बताओगे log 10 माइनस log 7 ऐसे। तो K बराबर 2.303 अपान 30, और उसके बाद आपको पता है log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होता है, और log 7 की वैल्यू लगभग आपका 0.84 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो K बराबर अगर यहाँ पर देखेंगे 2.303 अपान 30, और एक में से 0.8 को अगर घटाएंगे तो लगभग वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 16 के आसपास ना, 690, हाँ 0.16 इतना। ये K की वैल्यू, हमसे K नहीं पूछा, हाफ लाइफ पूछा जा रहा है। अब बताओ कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो 0.693
अपान के, और के की वैल्यू ये रख देते 2.303 इंटू 0.16 इंटू 30। जब इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा 60 के आसपास का रेंज में आएगा, तो इसको हम 82.4 इतना मिनट कह देते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर 58.2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन हुज रेट इज आर बराबर के। एक रिएक्शन है जहां पर जिसका रेट बराबर रेट कांस्टेंट के है, तो उसके लिए क्या सही नहीं है? तो हम सबसे पहले कहेंगे ऐसा केवल एक जगह है, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब हमसे पूछना चाहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब जो इनकरेक्ट होगा उसको टिक करना है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बात सही है। फिर क्या कह रहा है? टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, नहीं करता है। ये लाइन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर मैंने कहा था कि आर नॉट अपॉन 2k होता है, वो कह रहे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे यही गलत है, हमें गलत वाले को टिक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा कर्व सही होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था log a माइनस एक्स वर्सेस टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ आपका ये बनेगा, ये तो फर्स्ट के लिए सही है, और ये वाला गलत है। और आपको पता है हाफ लाइफ, और इसके लिए हमने पढ़ा है क्या जाता है 0.693 अपान के। देख रहे कहीं पर कंसंट्रेशन दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके साथ क्या होगा? यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा, तो आपका ए और सी दोनों सही है, तो डी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे जहां पर ए एंड सी लिखा गया। चलिए आपसे पूछा गया अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट की वैल्यू x पर सेकेंड है, बाई व्हाट फैक्टर द रेट इंक्रीज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड। अगर a की कंसंट्रेशन जो इनका रिएक्टेंट उसको 3 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो k की वैल्यू उन्होंने कहा है x पर सेकेंड, हमने सब कुछ छोड़ करके पर सेकेंड को नोटिस किया और इससे पता चला ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको रेट सिखाया है k इंटू रिएक्टेंट अगर a है तो उसकी कंसंट्रेशन ही, और आपको बताया अगर इसकी कंसंट्रेशन को 3a कर दिया जाए, ठीक है, उन्होंने कहा अगर कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दें, अब 1 पावर का मतलब वही है, इसको 3 गुना करोगे ये भी बढ़ जाएगा, तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 ऐसे हो जाएगा k इंटू 3a है, 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर आ जाएगा 3k इंटू a, k इंटू a पुराना वाला था 3 टाइम्स बढ़ गया। जब 1 पावर इसका मतलब हो जाता है जितना गुना आप बढ़ाओगे उतने गुना आपका रेट भी बढ़ेगा। 3 टाइम्स कह रहे ट्रिपल्ड, आप बताएंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कहते तो 4 टाइम्स, 10 टाइम्स बोलते तो 10 टाइम हो जाता, क्योंकि 1 पावर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? चलिए देखते हैं, अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्जर रेट कांस्टेंट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ, ये सही कह रहे। देखो अगर किसी k की वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत तेज होगा, तो आप बताओगे एक फास्ट रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन फास्ट होगा तो वो जल्दी की क्या होगा, जल्दी जल्दी टूटेगा, या फिर जो भी रिएक्शन करना होगा जल्दी करेगा। मान लेते हैं कि अगर वहां पर क्या हो जाता है k की वैल्यू ज़्यादा है तो जल्दी से रिएक्शन करेगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा, जल्दी से अपना 50% भी टूट जाएगा। तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ भी उसकी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ भी उसकी कम होने लगेगी। भाई कोई जल्दी जल्दी टूटेगा तो जल्दी से आधा टूट जाएगा, तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही है, हमें पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ आर इक्वल, सही है, अभी आपको बताया था अगर 100 से 50 होने में 30 मिनट तो 50 से 25 होने में भी 30 मिनट, और 25 से 2 वहां पर आप बताइए 12.5 होने में भी क्या हो जाएगा आपका 30 ही मिनट लेगा, हर एक हाफ लाइफ में सेम टाइम लेगा फर्स्ट ऑर्डर, ये सही है। कह रहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये भी सही बोल गया। तो बचता क्या, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन गो फॉर द कंप्लीशन, नहीं, ये लाइन गलत बोला। कह रहे कि हाफ लाइफ वो होता है जितने टाइम में रिएक्टेंट अपना पूरा अमाउंट तोड़ दे, 100% तोड़ दे, कंप्लीशन मतलब 100% हो जाए। अब बताओगे नहीं, वो नहीं, जिसमें अपना 50% डिसोसिएट करे और 50% रिमेंड हो जाए, वहां पर बचा रह जाए। तो बताओगे डी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22,
द हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन इज, और डैश आपको दिया गया ऑफ अ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं। देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, जो पहले आधा टूटने में हो सकता है 10 मिनट ले रहा था, अब 10 मिनट से कम में ही आधा टूट जाएगा। इसका मतलब तो ये होता है ना भाई, अगर कोई जल्दी चले, अगर आपको कहीं पर पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह, पहले आप 40 की स्पीड से चल रहे थे तो आपका कोई टाइम मिला वहाँ तक जहाँ तक आपका सफ़र करना था, लेकिन अगर आप 80 की स्पीड से चलने लगे, 100 की स्पीड से चलेंगे तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। तो कहा गया इंडिपेंडेंट, कह रहे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गलत। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर नहीं है, बढ़ेगा नहीं। पहले तो वही मैंने कहा कि पहले आप कहीं पर मान लेते हैं कि 40 की स्पीड से चल रहे थे तो आप 10 मिनट में पहुंचते थे, अब आप 80 की स्पीड से चलेंगे तो आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो समय कम हो गया ना। ऐसा थोड़ी ना 15 मिनट में पहुंचेंगे, तो समय कम हो जाता है। तो वही बताया गया, ये कह रहे हैं इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, गलत। डिक्रीजेज विद इंक्रीज, डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब बताओ कि ये लाइन सही होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाफ लाइफ तो घट जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो आप बताओगे द हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये लाइन कंप्लीट होगी, सी वाला करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर से नहीं डिपेंड करता है, याद रखना। बहुत लोग डाउट में रहते हैं टेम्परेचर, भाई एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है तो इतनी ही रहेगी। टेम्परेचर आप वहां पर दे दे तो जल्दी से पहुंच जाएगा, अगर आप टेम्परेचर नहीं देते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहुंचेगा। अगर आप टेम्परेचर दे देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रहेगा, आप जल्दी पहुंच जाएगा वहां पर। ऐसे नहीं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये भी नीचे आ जाएगा, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, हमारे पास 100 रुपये और वो 150 का मिलता है, तो 100 तो हमारी एनर्जी होगी, अभी 50 की और जो व्यवस्था करनी ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब क्या हो जाएगा कि उस 50 को अगर किसी ने तुरंत दे दिया आपको, तो आपके पास 100 था, किसी ने 50 पकड़ा दिया, 150 के जल्दी से खरीद लिया। और नहीं हो पा रहा है 10, 20, 25 रुपये से आप इकट्ठा कर रहे तो धीरे धीरे जाके पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 150 का सामान आपके पास 500 रुपये, 1000 रुपये पड़े हैं, तब उसका रेट घट जाएगा कि नहीं इनके पास तो 500 है, तब ये 100 रुपये में बिकने लगेगा, नहीं। उसका रेट फिक्स है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइंड में बिठा लेना, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेस, ये बात सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, मैंने कहा 100 हमारे पास है और उसका रेट 150 है। ऐसा भी तो हो सकता है अगर कोई दूसरा सामान खरीदने जाए, हो सकता है वो 200 का मिल रहा हो, कोई और सामान खरीदने जाए तो 300 का मिल रहा होगा। हमारे पास कितना है? 100। जब पहला वाला सामान खरीदा तो उसके लिए केवल हमें एक्टिवेशन एनर्जी 50 की जरूरत पड़ी, 50 की और व्यवस्था करनी थी। लेकिन हमने कोई दूसरा सामान सेलेक्ट किया, पता चला 200 को मिल रहा है, 100 हमारे पास, 100 की और जरूरत है। एक्टिवेशन एनर्जी बदल गई, जैसे सब्सटेंस बदला एक्टिवेशन एनर्जी बदल गई। ऐसे तीसरा सामान खरीदने के उसका 300 रेट है, 100 रुपये, मतलब 200 की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कौन सा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। तो बताओगे एक्टिवेशन एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा टेम्परेचर पे नहीं करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इस पर नहीं डिपेंड करेगा, चाहे 1 लेके चलो 1000 लेके चलो, उससे कोई मतलब नहीं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका रेट गिर जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है तो फिक्स रहेगा। तो इसीलिए बताओगे नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करता है। डिफरेंट स्पीसीज के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। चलिए, फॉर अ रिएक्शन 2A से 3B बना रहे हैं। इफ द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ B इज x मोल पर लीटर, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A इज, देखो यहां पर आपने लिखा ये, आपको पता है क्या दिया? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो फॉर्मेशन ऑफ B को लिखना आपको आना चाहिए। आप लिखोगे इसका मतलब dB/dt, इतने की वैल्यू दे रहा है आपको, ये वैल्यू x है। और आपसे पूछा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A के कंजप्शन का रेट क्या होगा, मतलब माइनस dA/dt आपसे पूछा जा रहा है। ये है कंजप्शन, मतलब डिसअपियरेंस का रेट पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारा पहला काम होगा, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है हम इनके रेट को बराबर करके लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कैसे लिखना सिखाया? -1/2, अब कोफिशिएंट का यूज होगा dA/dt। अगर केवल -dA/dt लिखते हैं तो उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ कंजप्शन बोलेंगे। और जब 2 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को तो कहेंगे अब बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे यहां पर अब बताओगे 1/3 कोफिशिएंट को डिवाइड करके अगर लिखते हैं dB/dt तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है।
और अगर आपको मैं बता दूं यहां पर इतने की वैल्यू हमें दिया है कितना x, और इतने की वैल्यू पूछी जा रही है माइनस के साथ, तो अगर आपको इतना पूछा जा रहा है आप इसको इधर भेजोगे तो आप बताओगे माइनस dA/dt बराबर 2 इधर चला गया तो 2/3 हो गया, और इतने की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया वो कितना है x हो गया, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आप बताओगे क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स इंटू एक्स हो जाएगा, 2/3 टाइम्स इंटू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए पूछा गया करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रूप में दिया गया। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है के बराबर यहाँ पर 2.303/t log बेस 10। मैंने कहा था यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को R0 बोला था, एट टाइम t को मैंने R बोल दिया था। ठीक है जी, और आपको मैंने एक बात बताई थी, जहाँ पर हम चाहें तो ln की जहाँ पर 2.303 लिख सकते हैं log बेस 10, तो जहाँ पर 2.303 अगर चाहें तो वहाँ पर ln लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना टर्म को हटा करके चाहे मैं ln लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1/t, उसके बाद यहाँ पर ln R0/r। देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं t को इधर भेज दूँ और यहाँ पर आपका आ जाएगा ln R0/r बराबर k इंटू टी। और एक कन्वर्जन और आपको बताया, ln की जहाँ पर लिखना चाहें तो log बेस e भी लिख सकते हैं, या फिर जो ये तो आपको बताया 2.303 log बेस 10, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ln की जहाँ पर अगर मैं log बेस e लिख दूँ बेस e, तो बताएंगे R0/r बराबर kt है। चलो अब हम क्या काम करते हैं यहाँ से। अब याद रखना अगर लॉग का टर्म हटाएंगे तो लॉग का जो भी बेस होगा सामने वाला उसका पावर बन जाता है, कुछ ऐसे याद रखना। R0/r बराबर ये बेस किसका क्या था, लॉग का e था, अब e की पावर कौन बन जाएगा, सामने वाला, ये इनका रिलेशन होता है। इस फॉर्म में चलेंगे तो अब इसमें मैं कन्वर्जन करके कुछ भी लिख दे। अगर मैं ऐसे लिख दूं R0 बराबर R को इधर भेज दिया टाइम t पर कंसंट्रेशन, अब बताओगे R e की पावर ऐसे e की पावर kt। ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये भी सही है। अब इसी में कन्वर्जन करते जाना है। अगर मान लेते हैं हम इसको इधर भेज दिए इसको इधर भेज देते, अगर ऐसे R लिखते हैं तो R बराबर इसको इधर भेज देते इसको इधर, तो आप कहते हैं यहाँ पर R0/e की पावर kt आ जाता। इसको और देखना चाहते हैं, देखो यहाँ पर नीचे है तो पावर प्लस में, देखो ये R इधर R0 था, ये R को इधर भेजा, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आप कहेंगे ये भी लिख सकते हैं R0 बराबर e की पावर माइनस kt। भाई नीचे प्लस में थे तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर हो जाता है। ln के साथ देखा तो ये फॉर्मूला। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा। e की पावर k1 लिखे या फिर k लिखे, k1 इंटू टी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, हमसे पूछा गया करेक्ट एक्सप्रेशन ct बराबर c0, ct मतलब टाइम t पर कंसंट्रेशन, जिसको मैंने r c0 इंटू e की पावर kt, ये वाला ct बराबर c0 e की पावर माइनस kt लिखा होता तो सही था, गलत। प्लस लगाने का मतलब प्लस तब आएगा जब इस वाले को लिखेंगे, ऐसे c0 यहाँ पर ct यहाँ पर, तब ऐसा होगा, ये गया। चलो यहाँ पर c0 बराबर ct e की पावर kt, ये सही होगा, यही वाला है c, जिसको c0 लिख दिया फिर ct लिख दिया r को e की पावर kt, ये सही है। और देख लेते हैं ऑप्शन ln c0/ct बराबर माइनस kt, देखो ln R0/r बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में kt होना चाहिए, ये गया। ln ct/c0 बराबर kt, देखो इसको बदल दिया उन्होंने, जब इसको ऊपर नीचे कर दिया, जैसे अगर यहाँ पर इसको ऊपर इसको नीचे करते तब माइनस साइन आता, जब ऊपर नीचे किया तब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्लस साइन लगा दिया, तो सब गलत है। तो बताओ कि केवल बी वाला से, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 25 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, करेक्ट कंप्लीशन मतलब 100% कंप्लीट होने, यहाँ पर फाइनाइट लिखा है, बताओ कि गलत, क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होता तब सही होता, ये गया। कह रहे हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की इनवर्सली बताओ कि डिपेंड ही नहीं करता है, ना तो डायरेक्टली ना तो इनवर्सली। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर पर सेकंड, आप बताओगे गलत, केवल पर सेकंड होता है। और बचा यहाँ पर टी हाफ इंटू के को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर, बताओ कि सही कह रहा है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है 0.693 अपान के। जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, टी हाफ इंटू के बराबर 0.693, और आपको बताइए कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बताओ कि कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अगर डिकम्पोजिशन इसका लेते हैं तो टू गिव ऑक्सीजन 48 ग्राम O2 is formed per minute at a certain point of the time. The rate of formation of water at this point. कह रहे हैं कि अगर H2O2 डिसोसिएट करता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो उसी टाइम पे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो याद रखना, अगर हम देखें कोई एक टाइम है तो इसका मास दिया, आपको सबसे पहले ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। H2O2 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, अगर ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर याद रखना 1 मोल तो वाटर बन जाता है, और लेकिन हाफ मोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब हमें पता है इसके 1 मोल से, याद रखना इसके 1 मोल से यहाँ पर कितना वाटर हमारा 1 मोल बनेगा, और ये आधा मोल बन जाता है ना, हाफ मोल, 1/2 मोल। ये रिलेशन से पता चला। अब अगर हमसे बात आती है तो यहाँ पर इनका कुछ अमाउंट दे करके इनके बारे में पूछा जा रहा है, कितना मोल पर मिनट बनेगा। देखो इतना तो हमें पता है कि जितना ऑक्सीजन का बनेगा उसका डबल किसका बनेगा, वाटर का बनेगा। तो ऑक्सीजन का कितना मोल बना बताओ। अब बताओगे कि यहाँ पर मास दिया गया 48 ग्राम, तो 48 को कितने से, 16 दूनी 32 से कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 1.5 आ जाएगा, 1.5 मोल पर मिनट। और हमें पता है जितना मोल ये बना होगा उसका जस्ट डबल कौन बना होगा, वाटर। तो वाटर का जब हमसे मोल पूछा जाएगा कितना मोल पर मिनट बना, हम कहेंगे इसका दुगना है ना, आधा का दुगना कौन होता है, 1 होता है, इंटू 1.5। अब बताओगे यहाँ पर 3 मोल पर लीटर आ जाएगा, 3 मोल पर लीटर, डी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 3 मोल पर लीटर, डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अ रिएक्शन 2A + B A2B बनाता है, द रिएक्टेंट B विल डिसअपीयर एट। चलिए यहां पर आपसे पूछा गया द रिएक्टेंट विल B यहां पर किस रेट से डिसअपीयर होगा। सबसे पहले हम यहां पर इस रिएक्शन को लिखें, 2A + B, ये बना रहा है A2B। देखो जब भी ऐसा स्टेटमेंट पूछे हम पहले इनके रेट को लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पर कोफिशिएंट है -1/2 dA/dt, क्योंकि हम रेट को बराबर करके लिख जा रहे हैं। यहाँ पर एक कोफिशिएंट है तो -dB/dt बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dA2B/dt, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर A का हिसाब पूछा जा रहा है, देखो सॉरी B का हिसाब पूछा जा रहा है। अब B का हिसाब पूछने का मतलब अगर हम B का A के साथ कंपैरिजन करें तो ऐसा हिसाब बनेगा। इसको कैसे बोलेंगे, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो ये इसका मतलब है। तो इसलिए बताया कि द रिएक्टेंट बी डिसअपीयर एट हाफ, आपका मतलब 1/2 रेट ऑफ A विल डिक्रीज। इसका मतलब यहां पर आपको वही बताया गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये -dB/dt, ये क्या बताया, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और यहां पर -dA/dt क्या होगा, A का डिसअपीयरेंस होगा। तो B का डिसअपीयरेंस A के डिसअपीयरेंस का कितना हो जाता है, हाफ टाइम्स हो जाता है। तो वही तो आपको बताया गया यहाँ पर, हाफ द रेट एज A का जो रेट है उसका आधा होगा, विल डिक्रीज, इस रेट से वो घटेगा। कह रहे सेम द रेट ऑफ A गलत, ट्वाइस द रेट ऑफ A गलत नहीं। अगर A का पूछता और B का दिया होता तो हम कहते हैं कि A का पूछा जाता तो A को ऐसे लिखते -dA/dt, तो बराबर इसका 2 उधर जाता तो 2 × -dB/dt,
अगर ए का पूछता कि ए का किस हिसाब से डिसअपियर होगा तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, लेकिन यहाँ पर ए का पूछा जा रहा था, यहाँ पर आप बताओ कि ये गलत, हाफ द रेट ऑफ ए बी टू नहीं। अगर इनसे कंपेरिजन करते देख रहे हैं 1 1 कोफिशिएंट इसका 1, तो आप बताओ कि सेम होगा, तो आप बताओ कि पहला वाला ही बेस्ट है, उसी को टिक करते हैं। फॉर अ रिएक्शन रेट बराबर के CH3CO CH3 की पावर 3/2 द यूनिट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पहले पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको बताना है, उसके बाद रेट कांस्टेंट की। एक चीज मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी ऑर्डर की वजह से बदलती नहीं है। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाए n की वैल्यू कितनी है 3/2, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होगा वही ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर की वैल्यू n है। लेकिन जब यूनिट हमसे पूछा जाए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो पता क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो उसकी यूनिट नहीं बदलती, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए यूनिट ऑफ के बताओ, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। चलो अगर हम यहाँ पर देखें, मोल की पावर 1 माइनस कितना 3/2, लीटर की पावर अब बताओ कि 3/2 - 1, फिर यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ऐसा हो जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 में से 3 जाएगा, तो आप बताओगे -1, मोल की पावर -1/2 और लीटर की पावर 2 जाएगा तो -2, 3 - 2/2 मतलब आप बताओगे 1/2 और सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट और ये इसकी यूनिट, हिसाब से हम देखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो सही है, मोल की पावर -1/2 ठीक है, लीटर की पावर +1/2 सेकेंड। आप बताओगे पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन हैज द वैल्यू के इक्वल इतना है, यूनिट इतनी है, मोल की पावर -1/2 है, सेकेंड की पावर लीटर का कुछ नहीं था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप बताओ कि मोल की पावर है जबकि लीटर की पावर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर मोल की कोई पावर है तो लीटर की भी पावर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने जो भी ऑर्डर बनाया है उसका कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है, बस वैसे बना दिया, नन ऑफ दिस, ना तो 1 2 3 कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर। द रेट ऑफ रिएक्शन एग्जिबिटिंग नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लेते किसी रिएक्शन के लिए, ऐसा मानने के लिए क्या आ जाता है, तो अगर मान लेते किसी की एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव एक्टिवेशन जो कि ज्यादातर हमें प्रैक्टिकली वही मिलेगा, पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर रेट बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, टेम्परेचर बढ़ाया तो जल्दी से पहुंच गया। लेकिन अगर मान लेते हैं नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाएगा, घटाओगे तो जल्दी से पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एग्जिबिटिंग, ऐसा मान के चला जा रहा है ना, नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी है तो टेम्परेचर का उल्टा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन एग्जिबिटिंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना वैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन ये तब जब पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो जनरल केस में पॉसिबल होता है। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा तब होगा जब नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो चलो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को पहले बताना, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पहले लाइन से। इसके अलावा इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर गलत, ये तो तब होता था जब पॉजिटिव वाला होता। डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द प्लॉट पोटेंशियल, नहीं। आप बताओगे ए वाला ही हो जाएगा, अगर आप बढ़ाओगे तो वो घट जाएगा, ये कंडीशनल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताया गया 32 नंबर का, द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन। ऐसे कह रहे रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की पावर n बी की पावर m, ये रेट है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ बी हाफ, वॉल्यूम को आधा किया गया, याद रखना
ए की कंसंट्रेशन को 2A किया गया, और V के लिए क्या बोलता है, B के लिए बोल रहा है कि इनका वॉल्यूम B से V/2 कर दिया गया। ठीक है, तो पूछा गया न्यू रेट ऑफ द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन, पहले का कितना गुना नया रेट हो जाएगा। तो याद रखना, अगर कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, ये पुराना वाला रेट था K, तो A को क्या लिख देंगे 2A इसकी पावर n। अच्छा, यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर वॉल्यूम को आधा किया गया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा मोल अपान वॉल्यूम। अगर हम किसी का वॉल्यूम आधा करेंगे तो याद रखना कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर n अपान v की जहाँ पर v/2 लिखेंगे तो v कहाँ 2 पर चला जाएगा ऊपर, 2 इंटू n अपान v, n अपान v कंसंट्रेशन और ये 2 टाइम्स। तो इसका मतलब याद रखना, क्या समझना यहाँ पर, इसका मतलब यही हुआ कि इनको तो साफ साफ लिख दिया कि इनकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है। एक्चुअली में क्या हो जाता है, हम B की कंसंट्रेशन भी हमारी 2B हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल रहे, उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। अगर वॉल्यूम को हम डबल करते हैं, बढ़ा देंगे, तब तो कंसंट्रेशन घट जाएगी, अगर वॉल्यूम को आधा करेंगे तो कंसंट्रेशन दुगना बढ़ जाती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर समझ में आया कि इतना कि अब A की जगह पर 2A लिखेंगे और B की जगह पर भी क्या लिखेंगे 2B और इसकी पावर m। तो अब रेट बराबर आपका हो जाएगा, रेट कांस्टेंट तो है ही, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर n और 2 की पावर m, तो हम यहाँ पर इसको बाहर लिख लेते हैं 2 की पावर m प्लस n, कि आपको बताया यहाँ पर उसके बाद क्या बचेगा k A की पावर n और B की पावर m। ये तो पुराना वाला रेट था जिसको हम यहाँ पर ये बोल रहे थे, और नया वाला रेट क्या हो जाएगा, पुराने वाले रेट का इतना टाइम्स हो जाएगा 2 की पावर n प्लस m। तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, C वाले ऑप्शन को हमें टिक करना पड़ेगा, है समझ। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देना, वॉल्यूम को आधा किया गया तो मतलब उस कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया। चलिए अगली रिएक्शन यहाँ पर 33 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। H2 प्लस I2 ये बना रहे हैं 2HI, एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर containing the gaseous mixture is increased to 2 times then final rate of reactions। कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर जाते हैं, वहां पर कंटेनर का वॉल्यूम कितना कर दिया गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैसियस मिक्सचर इंक्रीज कहा गया, इंक्रीज 2 टाइम, मतलब अगर वॉल्यूम पहले V हुआ करता था अब उसको 2V कर दिया। और आपको पता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन बराबर n अपान V। अगर आपको पता है कि वॉल्यूम को दोगुना कर दिया गया है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2V, तो पहले n अपान V को कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये इसका मतलब कंसंट्रेशन अब क्या हो गई, अब बताओगे इसका मतलब आधी हो गई। वॉल्यूम को डबल करके कंसंट्रेशन को आधा कर दिया गया है, और जब कंसंट्रेशन आधा होगा, ये आपको पता है एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और मैंने कहा एलिमेंट्री रिएक्शंस की अगर बात आती है, जो रिएक्टेंट की कोफिशिएंट होंगे वही उसके पावर बन जाते हैं रेट ला एक्सप्रेशन में, ये ऐसे। तो रेट ला एक्सप्रेशन इसका सही ये होगा, H2 की भी पावर 1 और I2 जो इसके कोफिशिएंट वही पावर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और यहाँ पर बताइए कंसंट्रेशन को डबल किया गया, मतलब अब कंसंट्रेशन इनका भी डबल हुआ, इनका भी डबल हुआ, सॉरी वॉल्यूम को डबल किया गया, वॉल्यूम डबल किया तो इनकी कंसंट्रेशन आती है, इनकी भी आधी हो जाएगी। तो अब रेट बराबर हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताया K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी कंसंट्रेशन थी उसकी आधी हो जाएगी, H2/2 हो जाएगा इंटू I2/2 हो जाएगा, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर के आप बताएंगे क्या हो जाएगा 1/4 K इंटू H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन। तो पुराने रेट का 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेट, पुराने रेट का क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो भाई घट जाएगा, अगर वही घटा देते कहता 2 गुना कम कर दिया गया, अगर कह दिया जाए वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया, पता क्या हो जाता है, तब इसकी भी कंसंट्रेशन दुगनी हो जाती है, इनकी भी, और दोगुना मतलब 4 टाइम, तब ए वाले ऑप्शन को लगाते हैं। लेकिन कह रहा है कि वॉल्यूम को डबल किया गया मतलब कंसंट्रेशन को आधा किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कह रहे हैं कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में ओजोन टूट रहा है O2 प्लस O में, फिर अगले स्टेप में कुछ ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर के O2 बना रहे हैं। तो पूछा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब मैं आपको समझाऊं, देखो ये 2 स्टेप में हो रहा है, इतना तो पता है कि पहले स्टेप में जो यूज हुआ वो रिएक्टेंट और फाइनल में जो बना वो हमारा प्रोडक्ट है।
इसका जब हम मेन रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेन रिएक्शन। जब मेन रिएक्शंस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर O3 से बनेगा क्या? O2। बैलेंस करना उसे जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस करने की बात करते हैं 2O3 से 3O2 बनता है। ये इसकी मेन रिएक्शन है। और मैंने कहा था कि जब आपको ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शंस भी देखने को मिले और कह रहे प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा, तो हम ओवरऑल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बताएंगे। और कैसे शुरू करते हैं इसको देखो, मैंने कहा था कि हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो और जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्लो स्टेप की रिएक्शन की मदद से रेट को लिखेंगे। ये स्लो स्टेप है और इससे रेट को जब लिखेंगे तो मैंने कहा रेट बराबर रेट कांस्टेंट। कौन है यहाँ पर? के। रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है? O3 और O। O3 की कंसंट्रेशन इनटू O की कंसंट्रेशन, ये लिख डाला। लेकिन हम स्टेप 2 की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इससे देखेंगे तो 1 1 2 ऑर्डर बोल देंगे और जो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल रिएक्शंस में अगर देखा जाए कहीं पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, सिंगल ऑक्सीजन, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। मेन रिएक्शन में तो नहीं दिख रहा है, हाँ स्टेप वाली रिएक्शंस में दिख रहा है। तो अब बताओगे अब क्या करें? कहेगा वही उसको हटाओ। ऐसे नहीं उसको हटाने में तो इसको मिटा दिया तो हट गया, नहीं, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। और वैल्यू रखेंगे कहाँ से? किसी रिवर्सिबल रिएक्शन से। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है? O2 की कंसंट्रेशन इनटू O की कंसंट्रेशन अपान किसके कंसंट्रेशन? O3 की कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है। हमारा टारगेट है O की कंसंट्रेशन को निकालना और उसी कंसंट्रेशन को यहाँ पर फिट कर देंगे। तो आप बताओगे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हम कहेंगे K इक्विलिब्रियम O3 की कंसंट्रेशन अपान O2 की कंसंट्रेशन नीचे जाएगी, फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो O2 की कंसंट्रेशन की पावर -1, ये हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में याद रखना, आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अब जो मैंने पहले स्टेप में रेट लिखा था, अब जहाँ पर अननेसेसरी कंसंट्रेशन O की आई थी, अब उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी को उठाकर किसमें रखना है? तो आप बताओगे रेट बराबर K और उसके बाद क्या हो जाता है? क्या बताओगे? O3 को है तो O3 को रहने देते हैं यहाँ पर। उसके बाद O की जहाँ पर हम इतना लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू O3 की कंसंट्रेशन इनटू O2 की कंसंट्रेशन की पावर -1। अब इसको व्यवस्थित करते हैं। देखो ये सब कांस्टेंट कांस्टेंट, इसको रख करके कोई एक फिर से ऐसे K ऐसे कुछ भी बना दो, कांस्टेंट लिख देते हैं। और O3 कितने हैं यहाँ पर? 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2, और O2 भी है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? -1। और आपको पता है ऑर्डर किसको कहते हैं? एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम 2 और उसका सम मतलब तो -1 है, कितना आ जाएगा? 2 -1 करेंगे तो 1। तो आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी। अगर नॉर्मली इतने से देख करके कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और ऑप्शन में तो जरूर 2 लिखा होगा। अच्छा लिखा नहीं, चलो तब भी बच जाते आप। 2 लिखा होता तो अब वहाँ पर बहुत लोग उसको लगाते। तो ये है कि आप बताएंगे यहाँ पर 2 -1 करेंगे, आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। चलिए अब आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो सही, क्यों? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या? जितनी कम से कम एनर्जी के साथ हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले जाए उसी को हम कहते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अपनी एनर्जी और प्लस जितनी और ज़रूरत, जैसे हम कहते हैं कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो रेट है वो उसका थ्रेशोल्ड हो जाता है। जैसे कि अगर हम अपने एग्जाम के हिसाब से देखें, अगर मान लेते हैं जो कट ऑफ होता है ना, कहते हैं कि इतने पे सिलेक्शन हो रहा है, तो उतना मार्क्स जो हो जाता है उसी को कहते हैं उसका थ्रेशोल्ड। इससे नीचे होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर होगा तब भी सिलेक्शन होगा, उतना होगा तब भी होगा, वही सेम चीज, उसी को थ्रेशोल्ड कहते हैं। जितना मिनिमम नंबर पा करके किसी का सिलेक्शन हो जाए उसको कहते हैं उसका थ्रेशोल्ड। वैसे यहाँ पर जितनी मिनिमम एनर्जी के साथ अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सही, हमें इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। गलत, ये गलत हो गया। आपको पता है कि ये गलत हो जाता है। कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं, बल्कि ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों का सम करेंगे आएगा नहीं, थ्रेशोल्ड में से एवरेज एनर्जी को घटाओगे तब एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। आप बताओगे पहला वाला ही गलत, और हालांकि हमें गलत वाले को ही टिक करना था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट द हाइएस्ट रेट, कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन करेगा? 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी और वॉल्यूम 1 लीटर का है। फिर अगले में ए के मोल को डबल किया, बी के मोल को डबल किया और वॉल्यूम को भी डबल कर दिया। अगले में ए के मोल को 3 गुना किया, 3 मोल्स किया, बी को और वॉल्यूम 3 टाइम्स कर दिया। कह रहा है कि सभी में सेम होगा। देखो हमें इनकी कंसंट्रेशन देखनी है। आपको पता है कि कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए की कंसंट्रेशन कितना मोल है अपान कितना वॉल्यूम है, तो 1 लीटर वॉल्यूम है, एन अपान वी को कंसंट्रेशन कहते हैं, 1 आ जाएगा। ऐसे बी का भी 1 आ जाएगा। अच्छा दूसरे वाले में अगर आए यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ए का देखें तो कितना आएगा, मोल कितना है 2, अच्छा वॉल्यूम कितना है 2, तो ये भी कितना 1 ही तो आ जाएगा। ऐसे सी वाले में आएंगे क्योंकि सबके अमाउंट सेम है, किसी एक का देख लेते हैं। अगर इसमें देखें सी में कितना मोल है ए का, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में 3 और वॉल्यूम कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो भले ही यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखा गया लेकिन हर कंडीशन में ए और बी के एक एक ही वहाँ पर क्या हो जाते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन सब जगह है। इसका मतलब सब जगह कंसंट्रेशन सेम है तो सबके रिएक्शन का रेट भी सेम हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द, ये पहला ऑप्शन। इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रेट बढ़ जाएगा। डिक्रीज एज द रिएक्शंस प्रोसीड, और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो अब जैसे अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम ओवरऑल रिएक्शंस की बात करते हैं, जब कुछ मेंशन नहीं किया तो ओवरऑल रिएक्शंस की यहाँ पर बात होगी। और जब ओवरऑल रिएक्शंस की बात करते हैं तो याद रखना कि अगर जीरो मेंशन करेगा तब पर्टिकुलर जीरो को ध्यान देंगे, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द, तो ये आपका गलत होगा। जब जीरो को फोर्सली वहाँ पर बोला जाएगा तब इसको लेके चलते हैं। इंक्रीजेज एट द रिएक्शन प्रोसीड, नहीं, आपको पता है समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, तो अब बताओगे उसका रेट भी कम होता चला जाता है। इसलिए शुरू में रेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे रेट घटता चला जाता है। तो आपसे बोला गया कि इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, नहीं, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो अब बताओगे तो उसका रेट भी घट जाएगा। डिक्रीजेस एट द रिएक्शन प्रोसीड, अब बताओगे ये रिएक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनता जाएगा उसकी मात्रा कम होगी, उसका रेट भी घटता चला जाएगा। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, ऐसा कुछ नहीं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर सकता है। अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टेकन करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ द करेगा। क्यों ऐसे करेगा, अगर मैं आपसे बताऊं गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, याद रखना गैस सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन करता है, फिर लिक्विड और सबसे कम कौन करेगा, सॉलिड करता है। फिर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच का कोई रोल ही नहीं होता है, वो हर एक रिएक्शन का जो भी वहाँ पर फिक्स होगा उसकी वजह से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। साइज ऑफ वेसल, मतलब आपको पता है वॉल्यूम अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर कंसंट्रेशन बदलेगा, उसकी वजह से रेट पे फर्क पड़ेगा। केवल डेल्टा एच ऐसा है जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेल्टा एच चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको याद रखना है यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे। इसके अलावा और सारे जो फैक्टर है इनकी वजह से रेट पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर होमोजेनस एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बोलने का मतलब आपको पता है क्या, एक होमोजेनस एलिमेंट्री रिएक्शन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अगर होमोजेनस एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को जब लिखेंगे तो रेट, आप बताओगे ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर 1, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। जब इसके ऑर्डर को लिखेंगे तो आपको बताया 1 + 1, तो अच्छा कैसे पता चला इसके कोफिशिएंट ही इसकी पावर बन जाएंगे, क्योंकि ये होमोजेनस का मतलब सेम फिजिकल स्टेट में है बोलो, और उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताओगे जो कोफिशिएंट वही पावर बनेगा, ऑर्डर 2 है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपसे पूछा गया यूनिट, आपको बताया था मोल की पावर 1 - n मतलब 2, लीटर की पावर n - 1 मतलब 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। ऐसे कर देना है तो k बराबर 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1, लीटर का 2 में से 1 गया तो 1 और सेकेंड इनवर्स, तो यही होगा। तो इसके हिसाब से देखो सेकेंड इनवर्स मोल की पावर -1 लीटर। अब बताओगे सी वाला आपका करेक्ट हो जाए, चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, है तो वही। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द रिएक्शन 2a + b बना रहे c + d इफ द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन, आपको रेट एक्सप्रेशन लिख दिया है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर कैसा रेट एक्सप्रेशन लिखा है उसने, ये
बी की पावर तो 2 लिखा, ए की पावर 0 मतलब ए की पावर 2 लिखा, बी की पावर 0 मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड 1/3 द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मैंने आपको फिर से कहा वॉल्यूम को अब उसने क्या कर दिया, V/3 कर दिया। V/3 वॉल्यूम को घटाएगा तो आपको पता है वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में उल्टा रिलेशन, ये घटेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपको पता है कंसंट्रेशन अब C से क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा। कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो कंसंट्रेशन 3 गुना हो जाएगा। और इस रेट में अगर हम आएंगे तो आपको पता है कि बी के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको लिखे या ना लिखे। अब बताओ अब ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3A लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो अब आप बताएंगे रेट बराबर 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9K इंटू ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अब बताओगे 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस, 9 गुना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है और वॉल्यूम को 3 टाइम्स हाफ किया है, 1/3 कर दिया है, मतलब 1/3 कर दिया है, तो अब बताओगे कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर द 3 रिएक्शन, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। 3 रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड, एक थर्ड, सबके लिए के की वैल्यू सेम है रेस्पेक्टिवली। विच वन इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ 3 रिएक्शंस इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1 मोलर। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की पावर 2 सेकेंड ऑर्डर, फिर रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की पावर 3। पूछा गया कि अगर सबके लिए के की वैल्यू सेम है और वहां पर आपसे पूछा जाए तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा तेजी से चल रही होगी, कहा गया कि सबकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा, क्योंकि अगर 1 आ जाएगा तो यहां पर 1 रखोगे, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, हमेशा 1 ही आएगा, सबके लिए तब सेम आ जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर मैंने यहाँ पर 1 से ज्यादा कंसंट्रेशन रखा, अगर मान लेते मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर 1 से ज्यादा 2 रखा, तो 2 की पावर मतलब ये 2 टाइम्स बढ़ेगा। इसको करेंगे तो रेट इसका कितना, 2 की पावर 2, 2 से 4 टाइम्स रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन R1 है, 2 की R2 है, इसकी 3 है, तो सबसे ज्यादा तेज कौन चलेगा, थर्ड वाला, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। है समझ में, क्योंकि इसकी पावर 3 है, जितना गुना बढ़ाओगे उसका 3 गुना करके रेट दे देगा। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर केवल उतना ही बढ़ाएगा जितना बढ़ाओगे उतना, यहाँ पर डबल कर, यहाँ पर 3 गुना कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता था कब, जब अगर कहता कि सबकी कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की 1 मोलर, तब पहला लगाते, लेकिन कह रहे हैं कि 1 मोलर से ज्यादा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा रेट बनाता चला सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, बहुत सही कह रहा है, कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा 1 2 3 ऐसे कंप्लीट नंबर ये होगा अगर होगा तो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3, ये भी सही। ये लाइन देखना यहाँ पर, ये क्यों मोर देन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी पढ़ने पर हमें वहाँ पर ये सिखाया गया कि एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, जब रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ वहाँ पर कोलाइड करते हैं, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 लोग हैं तो उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर 3 हो गए तो एक क्षण तीनों एक दूसरे से मिले और सेम ओरिएंटेशन पे मिले, जो उनका मेन वहाँ पर रिएक्टिंग साइड होगा उस साइड से टकराए और सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराए, ऐसा तब भी मान सकते। लेकिन अगर 4 लोग हैं, चारों इकट्ठा हो और सेम ओरिएंटेशन से हो, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर। इसलिए अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ज़्यादातर 3 तक हमें देखने को मिलता है, 3 के ऊपर बहुत ही रेयर होता है, फिर ना के बराबर होता है। तो ये लाइन जो इन्होंने कहा है, ये लाइन हम सही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये भी बात सही, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये गलत कर दिया, तो बताओगे नहीं सही तो है। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, A + B प्रोडक्ट बना, एलिमेंट्री है तो इसका जो हम रेट लिखेंगे, चलो इसका एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर हमसे पूछी जाएगी
मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो अगर एलिमेंट्री है तो इसके एक मॉलिक्यूल एक इसके हम कहेंगे 2। अच्छा, इसी रिएक्शन में किसी का मूड बना, कहेंगे काम करते हैं, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस b 2b, और ये प्रोडक्ट बना लिया 2p। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, पहले अगर इसके साथ बैलेंस था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अब भी बैलेंस होगा। क्या अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्योंकि बैलेंस होगा, तब आप बताओगे यहाँ पर 2 to 4 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर वैसा एग्जांपल ले लेता हूँ रियल का, H2 प्लस I2 ये बना रहे 2HI, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी आप बताओगे कितना हो जाएगा 1 + 1 2। लेकिन अगर किसी ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बना दिया 2H2 प्लस 2I2 और बना करके यहाँ पर कर देता है 4HI, क्या अब सच में इसका मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाएगा? आप बताओगे अगर हम ऐसा करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इससे एक बात समझ में आती है, मॉलिक्यूलरिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा वो ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताया गया कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शंस हो और वो एलिमेंट्री रिएक्शंस मिनिमम नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन के साथ अगर कराई जाती है, ठीक है, तो उस दौरान जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होगा उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस नहीं बोलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन, जो भी रिएक्टेंट की स्पीसीज है मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, तब वो सही होगा। तो इसलिए आप बताओगे कि ऐसा नहीं कल को कोई 4 से गुणा कर दे तब बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी इतनी हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर याद रखना, तब बताओगे चौथा वाला ऑप्शन गलत हुआ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से नहीं देखा जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ होगा, तब वहां पर बोला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चलिए 43 नंबर का जो क्वेश्चन इसको देखते हैं। A first order reaction completed 60% in 20 minutes. The time required for the completion 90% of the reaction. बस इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। तो आपको बस क्या करना है कि जब एक टाइम दे करके दूसरे के लिए टाइम पूछे तो तुरंत रेट कांस्टेंट का रिलेशन लिखना 2.303/t। टी की वैल्यू हम डायरेक्टली लिखना 20 मिनट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं। 60% टूटा तो बचा कितना बताओ 40%। तो अब आप बताएंगे के की वैल्यू आपका आ जाएगा 2.303/20 लॉग, आप देखेंगे यहाँ पर 10 - log 4 है कि नहीं। तो अब के बराबर जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2.303/20 और log 10 की वैल्यू 1 और log 4 की वैल्यू 0.6 हो जाता है। तो याद रखना 1 - 0.60 कर देते हैं, इसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा राउंड फिगर करके 2.303/20 और उसके बाद आपको बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक में से 0.60 गया तो 0.40 बचेगा, ये के की वैल्यू। अब 90% का हमसे पूछा जा रहा है, अब टाइम पूछा जा रहा है 2.303/k, फिर से यहाँ पर टी को इधर भेज दे, इसको यहाँ पर के की वैल्यू इतना रखते हैं 2.303 × 0.40, उसके बाद 20 ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं 90% की बात हो रही थी इनिशियल में 100 और 90% टूटा तो बचा कितना होगा 10, कैंसिल यहाँ पर इतना। अब बताओ ये से ये कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर log 10 की वैल्यू 1, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20/0.40 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको मैं 2 0 और बढ़ा दिया तो नीचे हमारा 40 हो जाएगा और आपको पता है 4 × 5 = 20 हो जाएगा, आपका 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाता है 50 मिनट आ जाता है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। अगला देखते हैं 44, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। 99% of the first order reaction was completed in 32 minutes when 99.9% of the reaction completed। देखो अब मैं इसको ट्रिक से यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर t 99% का पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 6.6 इंटू क्या हो जाएगा t हाफ, ठीक है। और आपको बताया था t 99.9% का पूछा जाएगा तो 10 × t हाफ, ऐसे रिलेशन आता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से टी हाफ निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा तामझाम से अच्छा है। यहाँ पर टी हाफ बराबर t 99 बताया गया 32 और अपान कितना हो जाएगा 6, ये हाफ लाइफ आ गई। अब t 99.9% का हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 × आपका हो जाएगा 32, टी हाफ की वैल्यू कितना अपान 6.6, तो आप बताएंगे ये 320 हो जाएगा बटे 6.6 हो जाता है।
ठीक है। तब राउंड फिगर करके यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये 48 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, 48.4 समथिंग आता है, तो हम राउंड फिगर करके 48 मिनट को टिक कर देते हैं। ठीक है, 48 मिनट वाले को यहाँ पर टिक करते हैं, 48.24 ऐसा करके आता है, तो 48 को टिक करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। फॉर द केमिकल प्रोसेस एनर्जीज एंड अ प्लॉट इन ग्राफ हमको दिया गया है ये, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही वाला हमें बताना है। चलो देखें यहाँ पर क्या कैसे है। इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर प्रोडक्ट के नीचे, एक्सोथर्मिक तो है। और डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है आपको पता है? डेल्टा एच अगर हमें निकालना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी कर सकते थे, रिएक्टेंट की एनर्जी। और कैसे निकाल सकते हैं? अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में से हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी में फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखना, ये किसकी एक्टिवेशन, किसकी एनर्जी है? प्रोडक्ट की बी, और ये किसकी एनर्जी है? ए, रिएक्टेंट की। तो आप बताओगे यहाँ पर बी माइनस ए कर सकते हैं, बी माइनस ए, ये तो सही है, पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि नहीं? एक्सोथर्मिक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ई बराबर, ई जो है हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, ये भी सही है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ नीचे से लेकर, पूरा नीचे से लेकर के यहाँ तक का थ्रेशोल्ड है, और ये ए और प्लस ये एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, देखो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी सी है, बैकवर्ड की डी है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादा गैप है, कम है, तो बैकवर्ड का ज़्यादा हो जाएगा, फॉरवर्ड की, ये भी सही है। तो आपको पता है जब सब सही है तो चौथा ऑप्शन कौन सा बताया गया? ऑल ऑफ दिस, हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे वहाँ पर? डी वाला। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज 100 मिनट। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम डबल, दुगना कर दिया, हाफ लाइफ बिकम्स 25 मिनट, देन व्हाट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कह रहे कंसंट्रेशन को हम क्या कर जाते हैं? दुगना किया, हाफ लाइफ और घट गया, और वो भी कितना घटा बताओ? 100 से अगर कोई 25 हो गया, 25 6 का 100 मतलब 4 गुना की गिरावट आ गई। इसको हमने डबल किया, वो गिरावट आ गई। अच्छा, डबल करने पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 गुना करते हो 10 गुना, लेकिन हाफ लाइफ फिक्स है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अगर डबल करने पे डबल हो जाए, 4 गुना करने पे 4 गुना हो जाए, 10 गुना करने पे 10 गुना हो जाए, तो कौन सा ऑर्डर होगा पता है? जीरो ऑर्डर। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो, टी हाफ डायरेक्ट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, याद है? अगर आपको कभी किसी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का रिलेशन देखना है तो आप ऐसा देख सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। 1 माइनस 0 का मतलब 1। इसका मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो भी 1 पावर का मतलब जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना हाफ लाइफ बढ़ जाएगा। अगर इसको डबल किया, हाफ लाइफ पहले से ज़्यादा टाइम ले लेगा। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो आप बताओगे फर्स्ट के लिए रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो आप कहे चाहे डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, कोई फर्क नहीं। चलो अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, n बराबर 2, तो c की वैल्यू 1 माइनस 2 किया तो कितना आ जाएगा? -1 ना, -1। इसको अगर और अच्छे से लिखे ऐसे लिख सकते हैं, c की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या? अगर आप इसको डबल करेंगे तो हाफ लाइफ दोगुना के साथ वहां पर आधी हो जाएगी, इसको 4 गुना तो 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इस पे आते हैं, अगर थर्ड रख देते हैं c, तो यहां पर थर्ड करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 3, और 3 कर देंगे, आपको पता है कि -2 आ जाएगा, और -2 का मतलब समझो, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये n बराबर 3 की कहानी चल रही, इसको दुगना किया तो 2 दूनी 4, तो ये 4 गुना घट जाएगा, वही तो किया गया। तो पहले यहाँ पर जितना था तो उसमें 100 मिनट ले रहा था, लेकिन दुगना करता ही ये क्या हो जाता है? 25 हो गया, देख रहे 4 गुना घट गया। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की बात हो रही? थर्ड ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की बात चल रही है? थर्ड ऑर्डर की बात चल रही है। चलिए 47, द ग्राफ बिटवीन log k वर्सेज 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज। चलो अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है -EA/RT, ठीक है। अगर हम दोनों साइड ln ले लेते हैं, ln के बराबर आपका हो जाएगा ln A
माइनस EA अपान RT। फिर मैंने कहा था अगर इसको लॉग के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर 2.303 लॉग बेस 10K बराबर 2.303 लॉग बेस 10A माइनस EA अपान RT। याद आया, डिराइव करके बताया था। अच्छा, दोनों साइड अगर 2.303 से हम इसको डिवाइड कर दें, देख रहे इधर भी दोनों साइड, दोनों 25 मतलब इधर दो टर्म्स है, दोनों में 2.303 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर 2.303 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर लॉग बेस 10K, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग बेस 10A। लेकिन यहाँ पर जो 2.303 से डिवाइड किया वो तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई टर्म था नहीं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2.303 इंटू R इंटू T को 1/T ऐसे लिख देते हैं। अब इस पर अगर ग्राफ खींचेंगे y बराबर ये माइनस m इंटू एक्स, और ये हमारा इंटरसेप्ट C हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, मैंने कहा था y एक्सिस पर रख देते हैं लॉग बेस 10K और x एक्सिस पे 1/T। तो आपको बताया है कि जब 1/T की वैल्यू 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लॉग बेस 10 की वैल्यू इतना मिलेगा, तो इंटरसेप्ट यहाँ पर इतना लॉग बेस 10A। और एक स्लोप होगा, आप देख रहे कैसा नेगेटिव साइन के साथ है, तो एक स्लोप मिलेगा। इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस EA अपान 2.303 और R, ये हमारा स्लोप होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा? देखो पहले वाले में इसको नीचे लिखा गलत, दूसरे वाले में माइनस EA अपान 2.303 R, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें R को ऊपर ये नीचे किया, ऐसा ऐसा, तब बताओ कि आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा समझ में? तो रेट कांस्टेंट इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेट कांस्टेंट से जुड़े हुए जितने भी कांस्टेंट होंगे सबको जरूर करना। हाँ, चलिए यहाँ पर बात करते हैं इन द वॉल्यूम। फिर से वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड वेसल इन विच द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस्ड, कितना घटा रहे हैं 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है द वॉल्यूम क्लोज्ड वेसल ऑफ द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन का मतलब वही एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके लिए जब हम अगर रेट लिखते हैं, कहते हैं रेट कांस्टेंट NO, सिंपल रिएक्शन बोल दिया तो ये इनकी पावर बना देता है इनटू O2। और फिर से वॉल्यूम को क्या किया गया बताओ V/3, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ये घटा है तो वो बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3NO का स्क्वायर, और यहाँ पर O को आप 3O2 लिखेंगे ना, 3 गुना 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू 3 27। हमारा जो रेट हो जाएगा 27 इंटू K, फिर NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 ऐसे। तो अब आप बताओगे 27 गुना इंक्रीज कर जाता है, 27 टाइम्स क्या करेगा वो इंक्रीज कर जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बढ़ जाएगा, हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और बचे, इसको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन यहां पर आपको सही लग रहा है? करेक्ट आपको बताना, क्या ये फॉर्मूला आपको सही लग रहा है? ये फॉर्मूला सही लग रहा है, आप बताओगे नहीं यहां से log K2 अपान K1 E अपान 2.303, आपको बताया डेल्टा T अपान T1 इंटू T2, ये सही है। लेकिन पता है कहां पर गड़बड़, यहां पर R लिखना भूल गए। भाई लिखना भूल गया इतना थोड़ी ना हम भी उसको भूल जाएंगे, अब बताओगे गलत है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी आपको बताया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी ऑप्शन है। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकता है, करता है, अब बताओगे से। जब केवल कैटलिस्ट बोला जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में सोचना है, ऑल ऑफ द दीज नहीं, अब बताओगे सी वाला ही केवल सही है और कोई नहीं सही है वहाँ पर। चलो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इफ अब देख रहे हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से K1 रेट कांस्टेंट के साथ B बनाया जा रहा है और K2 रेट कांस्टेंट के साथ C, मतलब कि अकेला A B और C को बना रहा है, लेकिन दोनों के रेट अलग अलग है, अलग अलग रेट कांस्टेंट के साथ है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ B, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था जिसकी परसेंटेज पूछा जाए उसका रेट कांस्टेंट अपान टोटल का रेट कांस्टेंट इनटू क्या कर देना है 100, समझ में ऐसे। चलो वैल्यू को रखते हैं, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, फिर से K1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 और आ जाएगा 100 ना। तो अब आप बताओ
ये पावर सेम है तो आगे की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 2 × 10 की पावर 3 अपॉन 6 to 8, 8 × 10 की पावर 3, और यहाँ पर 100 है ना। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाता है और 20 यहाँ पर 25 चौका 100, तो 25% आपका आ जाएगा यहाँ पर बी। और अगर हमसे सी पूछा जाता तो हम क्या करते, जब 2 ही लोग बन रहे हैं उसमें से 25% बी बन रहा है तो बचा हुआ 75% कौन बन जाएगा, सी। तो हमसे बी का पूछा गया तो बी का यहाँ पर गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो सेक्शन ए का क्वेश्चन था हो जाता है टोटली फिनिश। तो अगले टर्न पे हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।